आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिगिनर्स बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। तो लेफ्ट साइड में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और राइट साइड में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, या वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ जीरो रहता है, या F इक्वल टू माइनस du/dx एंड पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड। तो मैच करना है हमें। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? नॉन हीट डिसिपेटिंग फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका ना, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो पहला चीज हम कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा हम कह सकते हैं कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स में जो आपका वर्क डन रहेगा क्लोज्ड पाथ में वो हमेशा जीरो रहेगा। तीसरा हम पॉइंट कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपका रिलेशन माइनस du/dx रूल फॉलो करता है। तो ये तीन मैच हो गए कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग। उसी तरह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कहा जा सकता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता है। जैसे फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, हीट डिसिपेटिंग फोर्स, तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण फ्रिक्शन की कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है। और हम कह सकते हैं क्लोज लूप में वर्क डन नॉन जीरो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स माइनस du/dx नई रिलेशन फॉलो करता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, अगर इस ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कंपलसरी नहीं है कि हमेशा हो। कंजर्वेटिव फोर्स में हो भी सकती है, लेट्स से नहीं भी हो सकती। अगर ग्राउंड से लेट्स से जा रहा है तो हम ले सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट वाला सिचुएशन है, ये काइनेटिक एनर्जी बस कांस्टेंट आपका कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट वाला रूल फॉलो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ना ही कंजर्वेटिव फोर्स में जाएगा ना ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जाएगा। तो ये है हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मैच। आई गेस समझ आया। तो यहाँ पे हमने बस ये कहा है कंजर्वेटिव फोर्स के मैच हो गए पी, ऑप्शन आर और ऑप्शन एस, और उसी तरह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मैच हो गया हमारा ऑप्शन नंबर टी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम, देन सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, या फिर height above the ground must continuously decrease, या work done by all forces acting on the particle must be positive, या resultant force on the particle must be parallel to velocity at all times। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे अगर बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर बढ़ रहा है। और अगर हम बोले कि आपका मास तो कांस्टेंट रहता है जब बॉडी मूव करती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ेगा इसका मतलब लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए, एज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब कहा जा सकता है कि वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब मोमेंटम भी बढ़ेगा। देयरफॉर यहां से कहा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, ऑप्शन ए सही। वर्क हाइट अबव द ग्राउंड मस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रहा है इसको हम कह सकते हैं लेट्स से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से अगर मैं बोलता, अगर ये कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब हमारा पोटेंशियल एनर्जी का घटना हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा मतलब हाइट जो होगी वो आपकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करे, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट तभी अप्लाई करेंगे जब कंजर्वेटिव फोर्स हो। पर यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये कोई जरूरी तो नहीं है कि हाइट डिक्रीज ही करनी चाहिए कंटिन्यूअसली। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो लेट्स से आपका मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का लॉस हो जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। देयरफॉर ऑप्शन बी भी गलत हो गया। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पॉजिटिव। सो चाहे हमारा कैसा ही लेट्स से आपका फोर्स लगे,
कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पे बोला गया है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से बड़ा है, इसका मतलब ये राइट साइड में ये जो चीज है ये हमारी पॉजिटिव होगी। यहाँ से हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे। Therefore, option number C, that is work done by all forces acting on the particle must be positive. सभी forces कैसा वर्क करेंगे? पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर डी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू वेलोसिटी एट ऑल टाइम्स। तो नेट फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के पैरेलल हो, ये भी आप बोल सकते हैं कोई जरूरी नहीं है। एज अगर हम बात करें कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़े पर नेट फोर्स जो हो वो वेलोसिटी के लेट से पैरेलल ना हो, वो वेलोसिटी से कुछ एंगल बनाए, उस केस में भी यहाँ पे कहा जा सकता है लेट से ये फोर्स अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, कुछ एंगल अगर बनाता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स का एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, देयर बाय इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो पैरेलल जो बोला है वो गलत है, बस पैरेलल होना कोई कंपलसरी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसलिए गलत हो गया, हेंस आंसर हो गया ए एंड सी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? यहाँ पे हमने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूअसली विद टाइम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपने कि पहला पार्ट, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है। तो मोमेंटम बढ़ेगा तो पहला ऑप्शन सही हो गया, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। दूसरा ऑप्शन, अगर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, उस केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटना होता। अगर पोटेंशियल एनर्जी घटता मतलब हाइट घटता, पर तभी जब लेट्स से कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये रूल वैलिड नहीं होता। ऑप्शन सी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल मस्ट बी पॉजिटिव। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, और गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है मतलब फाइनल इनिशियल से ज्यादा है, देयरफॉर ये चीज आपका पॉजिटिव आ गया। वर्क डन पॉजिटिव आने का मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल पे होगा, और एंगल एक्यूट एंगल होगा, तो जरूरी नहीं कि पैरेलल ही हो, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिया। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशनल फील्ड विद टोटल मैकेनिकल एनर्जी E, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज ux देन। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि अगर पार्टिकल वन डायमेंशन फील्ड में मूव कर रहा है जिसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी E है, तो पोटेंशियल एनर्जी ux के बारे में बात की जाए, पार्टिकल हैज जीरो स्पीड व्हेन ux इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे कह देते हैं कि पार्टिकल की जब स्पीड 0 है, अगर ये स्पीड अगर 0 है मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। ऑप्शन नंबर ए में अगर देखें तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो इसका मतलब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा U बराबर E हो जाएगा। U जो 0 लिखा है वो गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन ई गलत। फिर ऑप्शन बी आते हैं, पार्टिकल हैज जीरो एक्सिलरेशन व्हेन U इक्वल टू E। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर अगर बी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में कह सकते हैं कि पार्टिकल हैज जीरो एक्सिलरेशन व्हेन U इक्वल टू E। तो यहाँ पे देखिए जब U E के बराबर है तो K 0 हो गया। K 0 का मतलब कहा जा सकता है स्पीड जो हो गया वो हमारा लेट्स से 0 हो गया। स्पीड 0 का मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब स्पीड बॉडी की 0 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस केस में आपका लेट्स से वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये कोई कंपल्सन नहीं कि एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। फिर आते हैं, पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी व्हेन du by dx इक्वल टू 0। तो du by dx की बात करें दैट इज फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू जब 0 हो जाए, इसका मतलब कहा जा सकता है कि आपका du by dx 0 होने का मतलब फोर्स 0,
मतलब एक्सीलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी जीरो ही होना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। लास्ट है पार्टिकल हैज जीरो एक्सीलरेशन व्हेन du by dx इक्वल टू जीरो, ये सही है हमारा कि अगर du by dx जीरो है इसका मतलब फोर्स जीरो, देयरफॉर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है अपना आंसर। तो हेंस आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशनल फील्ड विद टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिया है E। पोटेंशियल एनर्जी अगर U है तो U प्लस की हम जानते हैं E होता है। अब बोल रहा है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जब उसकी जीरो स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो E बराबर U हो जाएगा, U जीरो तो नहीं होगा इसलिए ऑप्शन ए गलत। उसी तरह से पार्टिकल है जीरो एक्सेलरेशन व्हेन U इक्वल टू E, तो U जब E हो गया इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्पीड जीरो हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन बी भी गलत हो गया, जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा। और हम बोल सकते हैं फोर जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। पर du by dx जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। ये था 3, आई गेस समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। मैच द फॉलोइंग आइटम्स। क्वेश्चन का पहला पार्ट है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर ए का मैच हो गया पी क्यू करके, तो ए का मैच हम लिख सकते हैं ए मैचेस विथ क्यू, सिंपल सा है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरा वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर लेट्स से एक्सटर्नल फोर्स लेट्स से एक्ट करेगा या वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर लगते हैं बॉडी पे तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका वर्क आपका कहा जा सकता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती है। एंड लास्ट ऑप्शन आते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो बी का आंसर हम बोल सकते हैं आर हो गया। और सी की बात की जाए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बॉडी पे तो उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, उसका मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगा, तो हेंस सी का आंसर हो गया हमारा पी करके। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हेंस ए का आंसर क्यू हो गया। नेक्स्ट है वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होगा नहीं, है ना, चेंज होगा नहीं, तो बी का आंसर पी होगा नहीं, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज करेगी, तो आंसर हो गया क्यू आर एंड पी। क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास weighing 10 न्यूटन travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface। ये surface AB rough है, rough surface has coefficient of friction 0.2 with the block, if block starts slipping on the track from point 1 meter above the horizontal surface then it would move a distance s on the rough surface, calculate the value of s। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जब ये A से बॉडी B पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे आएगा तो कुछ स्पीड होगा। अब ये स्पीड हम निकाल सकते हैं सिंपली बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो UA प्लस लिखा जा सकता है KA बराबर बन जाएगा UB प्लस KB। अब यहाँ से रिलीज किया मतलब इस पॉइंट पे इनिशियल स्पीड जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। H हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, तो ग्राउंड से H हाइट ऊपर है तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है mgh। ग्राउंड पे आ गया तो ग्राउंड पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो जानते हैं और काइनेटिक एनर्जी B पे कहा जा सकता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 2gh, m से m कैंसिल हो गया तो देयरफॉर V की वैल्यू निकल के आई स्क्वायर रूट अंडर 2gh। अब हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन पूछा है कितना डिस्टेंस जाके ये बॉडी रुक जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, तो इस केस में नॉर्मल अगर बोले तो नॉर्मल तो mg हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू n से हम बोल सकते हैं
म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2, मास ऑफ द बॉडी यहाँ पे mg की सीधी वैल्यू दे रखी है 10, तो ये है 2 न्यूटन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन जो लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है बॉडी का, बॉडी जो डिस्प्लेस कर रहा है आगे, और यहाँ पे कह सकते हैं इस बॉडी पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे लगेगा। और कौन से फोर्सेस लगेंगे इस पे, तो mg जो लगेगा वेट, mg वो नीचे लगेगा, और नॉर्मल जो लगेगा वो ऊपर लगेगा। तो ये सारे फोर्सेस हैं, और बोला है कि फाइनली रेस्ट पे आनी चाहिए। एक तरीका है रिटार्डेशन एक्सेलरेशन निकाला जाए, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से कर सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट तरीका, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखें ग्रेविटी mg और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो उनका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वर्क आएगा फ्रिक्शन का, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय लेट्स से ग्रेविटी इज इक्वल टू फाइनली रेस्ट पे आने का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो फ्रिक्शन का वर्क डन बोलूं तो हो गया एफ एस का cos 180, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। नॉर्मल और वेट का वर्क डन हो जाएगा 0, क्योंकि नॉर्मल और mg जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। ये हो गया माइनस ऑफ हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से फ्रिक्शन जो है हमने निकाला 2, डिस्प्लेसमेंट पता करना है, cos 180 -1 होता है, हाफ ऑफ यहाँ पे वेट अगर 10 न्यूटन है मतलब मास हो जाएगा 1 kg इंटू वी स्क्वायर की बात करें तो वी स्क्वायर यहाँ से हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे वी कितनी है √2gh हमने निकाली, तो g की वैल्यू 10 रख दी और h की वैल्यू है 1, तो ये आया निकल के √20, तो ये हो गया √20 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2s इज इक्वल टू ये हो गया 20/2, हेंस s इज इक्वल टू निकल के आ गया 5 मीटर। तो यहां से कह सकते हैं 5 मीटर जो है ये बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस होके फाइनली इस पॉइंट C पे आके रुक जाएगी। चलिए क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन था एक बॉडी को A पॉइंट से छोड़ा गया, ये बॉडी स्लाइड होते होते इस B पॉइंट पे आएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए, और फिर यहाँ फ्रिक्शन है B से C तक में, तो वो फ्रिक्शन इसको रिटार्ड करके फाइनली रोक देगा। तो पूछा है कितने डिस्टेंस जाके रुक जाएगी। तो यहाँ पे A और B पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, UA प्लस के बराबर UB प्लस KB। A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0, h हाइट नीचे ग्राउंड पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर आया 2gh मतलब v की वैल्यू √2gh, g की वैल्यू 10 रखी, h की वैल्यू 1 √20 आ गया। फ्रिक्शन की बात करें, नॉर्मल ऊपर mg नीचे और फ्रिक्शन होता है म्यू एन, म्यू दिया है 0.2 इंटू 10 बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे B से C तक में एक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल प्लस वेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, इनिशियल है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है 180 डिग्री, तो एफ एस कॉस 180 डिग्री। यहाँ से माइनस ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 2, डिस्प्लेसमेंट पता करना था cos 180 -1, ये आया माइनस ऑफ हाफ इंटू मास की जगह 1 रख दिया जाए और वी स्क्वायर की जगह √20 का स्क्वायर, यहाँ से ऐसा आ गया 5 मीटर। ये था 5 नंबर, आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लेट्स से ये स्प्रिंग है कुछ ऐसी, अभी ये स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है एज 100 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे पूछा गया है स्प्रिंग को स्ट्रेच किया बाय 5 सेंटीमीटर, तो नेचुरल लेंथ से लेट्स से इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ कहा जा सकता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो स्ट्रेच करने के लिए हमें इस पे क्या लगाना हुआ होगा, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पे, आगे की तरफ, तो हम जानते हैं वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स इज अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स पीछे लगता है k इंटू एक्स। तो हम कह सकते हैं
ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम जानते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए इस पोजीशन पे जब वो नेचुरल लेंथ पे थी, तो स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स होता है स्ट्रेचिंग फ्रॉम इनिशियल नेचुरल लेंथ, तो यहाँ पे तो ये नेचुरल लेंथ पे है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में एक्स की जगह 0 रख दी जाए क्योंकि यहाँ पे अभी कोई स्ट्रेचिंग नहीं है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के की वैल्यू है गिवन क्वेश्चन में एज 100, और एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स है 5 सेंटीमीटर, मीटर में ले जाते हैं तो 5/100 का स्क्वायर ये आया निकल के, न्यूमरेटर हो गया 25, डिनोमिनेटर में आया 200, तो 25/200 आ गया 1/8। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यूएफ माइनस यूआई, यहाँ से हम बोल सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 1/8, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे आया निकल के 1/8 जूल। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/8 जूल। तो इतना वर्क एक्सटर्नल फोर्स करेगा, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो इतना स्ट्रेच कर जाएगा बॉडी को। तो यहाँ पे है सिचुएशन हमारे पास, लेट्स से ये आपका स्प्रिंग है अभी नेचुरल लेंथ पे, इसे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्ट्रेच किया बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। पूछा है वर्क डन बताइए इस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स के द्वारा, तो कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से स्प्रिंग फोर्स यहाँ लिखा जा सकता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ के एक्स स्क्वायर में इनिशियल नेचुरल लेंथ पे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के की जगह 100 और एक्स की जगह 5/100 रख दिया जाए तो ये आया 1/8 माइनस 0 करके 1/8 जूल। तो ये हो गया हमारे पास 22 का सॉल्यूशन। is for what value of m1 will the block of mass m just leave the contact with the surface। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट्स से ये अगर सरफेस लीव करेगा, जैसे ये m1 मास छोड़ा जाए तो m1 मास नीचे स्ट्रेच होके आएगा, लेट्स से x0 डिस्टेंस स्ट्रेच होके आया। अब जितना ही m1 मास नीचे स्ट्रेच होगा उतना ही इस स्प्रिंग में भी हम बोल सकते हैं x0 उतना ही स्ट्रेचिंग भी आएगा, और ये जब स्ट्रेच होगा तो इस स्प्रिंग में कहा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, लेट्स से हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और वो कन्वर्ट होगा यहाँ जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि mg इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका, लेट्स से अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके काम करते हैं इसको, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ui प्लस के आई इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा uf प्लस के एफ करके। तो यहां से कहा जा सकता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई लेट्स से 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें और रेस्ट पे था इनिशियली और फाइनली भी रेस्ट पे होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब यहाँ पे बोल सकते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और इस मास की बात करूं तो ये m1 मास अपने ओरिजिनल हाइट से नीचे आया, इसलिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू एक्स नॉट नीचे की तरफ। अब यहां से लिखा जा सकता है हमारा रिलेशन हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू m1g इंटू एक्स नॉट। तो यहां से हम बात कर सकते हैं लेट्स से x0 से x0 कैंसिल हुआ, देयरफॉर के x0 की वैल्यू निकल के आ गई 2 टाइम्स mg। अब नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि इस स्प्रिंग में ऊपर की तरफ लेट्स से स्प्रिंग फोर्स, अगर ये इलोंगेशन ऊपर होगा तो स्प्रिंग में ऊपर की तरफ लेट्स से यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा और उतना ही स्प्रिंग फोर्स इसमें भी ऊपर की तरफ लगेगा, कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ टेंशन आएगा और वही टेंशन यहाँ पे हमारा इन्वॉल्व होगा, तो T बराबर एफ एस पी, तो वही टेंशन यहाँ पे बैलेंस करेगा इसके नीचे के वेट m1g को। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो T बराबर हम बोल सकते हैं m1g और T ही स्प्रिंग फोर्स के बराबर है, और स्प्रिंग फोर्स हम जान सकते हैं यहाँ पे kx नॉट करके कहलाएगा। देयरफॉर
हमारा रिलेशन आएगा m1g इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल टू kx नॉट, और kx नॉट है 2m1g करके, तो m1g इज इक्वल टू, यहां से kx नॉट की जगह 2mg रख दें तो m1 की वैल्यू हम बोल सकते हैं कम से कम 2m तो होनी चाहिए या उससे ज्यादा हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। इस मास को छोड़ा जाए तो ये x नॉट नीचे आएगा और इस पे स्प्रिंग में x नॉट इलोंगेशन ऊपर होगा, और ये इनिशियली भी रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पे है। इनिशियल पोटेंशियल है जीरो है, कोई इलोंगेशन नहीं है, और ये आपका रेफरेंस लेवल इसको माने हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल टोटल जीरो। अब अगर ये एक्स नॉट इसमें इलोंगेशन ऊपर आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एक्स नॉट नीचे आने पे m1g एक्स नॉट बन जाएगा, तो माइनस m1g एक्स नॉट, यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन से कह सकते हैं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू m1g एक्स नॉट, देयरफॉर के एक्स नॉट बन गया 2mg। अब यहाँ पे कह सकते हैं ऊपर स्प्रिंग फोर्स नीचे m1g को बैलेंस करेगा, और ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर के टेंशन T को बैलेंस करेगा, तो ये T बराबर स्प्रिंग फोर्स आ गया। देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स बराबर टेंशन, और टेंशन बराबर m1g, तो m1g बराबर ये स्प्रिंग फोर्स दैट इज kx नॉट आ गया, और kx नॉट की वैल्यू यहाँ से 2mg रख दी, m1 इक्वल टू 2m। योर आंसर।